उपापन पद्धतियाँ अर्थात मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट पर साथियों चर्चा करेंगे। सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आरटीपीपी एक्ट एंड रूल्स के पार्ट 8 पे। साथियों पार्ट 8 का साथियों अपन चर्चा करेंगे ए पर। साथियों इसके पार्ट 8 के कई पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आरटीपीपी में यही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अर्थात इसमें उपापन की पद्धतियां दी गई है, अर्थात मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट। पूरा प्रोक्यूरमेंट किस मेथड से किया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती है, उसको कैसे फॉलो किया जाता है। और साथियों जो भी अभी नए जूनियर अकाउंटेंट बने हैं उनके सभी ऑफिस के अंदर यही मेथड काम में आएगा, अर्थात धारा 28 जो है ना यही सबसे ज्यादा काम की है। इसी में पूरा प्रोसेस है, किस किस मेथड में कौन कौन सी विधियां होती है, आपको कैसे टेंडर प्रोसेस करना है, कैसे सामग्री क्रय करनी है, और साथ ही जो अभी जैसे कि अभी एग्जाम लग रहा है नरेगा के अंदर लेखा सहायकी और अन्य भर्तियां जो भी आ रही है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे साथियों। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक उपापन की पद्धतियां, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट। साथियों जब आपसे पूछा जाए कि मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट कौन सी धारा में दिया गया तो आप धारा 28 बता सकते हैं, अर्थात अपन बात कर रहे हैं एक्ट की, ठीक है। अब साथियों इसकी जो विधियां है वो मैं एक एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले है खुली प्रतियोगी बोली, अर्थात ओपन टेंडर जो होता है उसकी बात की जा रही है। ये धारा 29 में और नियम 15 में दिया गया। साथियों आरटीपीपी में क्या है कि एक्ट अलग दिया गया है और रूल्स अलग दिया गया है। मैंने इन दोनों को एक जगह बिठा दिया है जिससे कि अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक साथ इसमें दे सकते हैं। खुली प्रतियोगिता बोली के माध्यम से आप टेंडर कर सकते हैं, पहली चीज तो ये। अब बात ये आती है जब आपसे ये, और पहले मैं फिर ये इस पॉइंट पर अपनी बात करूंगा। अब सेकंड पॉइंट है सीमित अर्थात लिमिट, ठीक। लिमिट टेंडर अर्थात लिमिटेशन होता है, लिमिट बिडिंग होती है, उस पर अगर बात करेंगे तो धारा 30 और नियम 16 में इसका दिया गया। तीसरा दीप प्रक्रम अर्थात टू स्टेज बिडिंग होती है, यह धारा 32 में और नियम 18 में दी गई है। एकल स्रोत मतलब सिंगल सोर्स धारा 31 नियम 17। साथ ही इसमें अपन विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे आपको टेंडर करना, सामग्री क्रय करनी है। एक खुली ओपन पद्धति जो होती है उसी में एक और दिया गया स्विच चैलेंज, ये नियम 15 का में जोड़ा गया था, 15 का नया एडिशनल किया गया इसको। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं, जो कि धारा 33 नियम 19 में दिया गया है। कोटेशन आमंत्रित करके भी टेंडर कर सकते हैं, धारा 34 नियम 24 में दिया गया है। मौके पर क्रय स्पॉट्स परचेज धारा 34 नियम 25 में दिया गया है। अगला साथियों कोटेशन के बिना, यहां कोटेशन की बात कर रहे हैं या कोटेशन के बिना, ये नियम 26, ये साथियों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समस्त जो ऑफिस होते हैं उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो भी फाइलें आएगी वो केवल इसी की आएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यह नियम 26 में दिया गया, यह हर ऑफिस में आवश्यक होता है और इसका हो सकता है कंपटीशन में भी पूछा जा सके। अगला है प्रतियोगिता बातचीत, ठीक। यह धारा 35 नियम 28 में दिया गया है। दर संविदा अर्थात रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये धारा 36 नियम 29 में दिया गया है। अन्य पद्धतियां जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए, जो कि धारा 28(1) में यह उल्लेखित किया गया है, अन्य पद्धतियां भी हो सकती है। अब साथियों ये मैंने कुछ आपको ये पद्धतियां बताई है। अब इन पद्धतियों के अंदर जब आपसे ये एक एमसीक्यू आएगा, इनमें से सबसे सर्वमान्य पद्धति अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है, ये जो भी पद्धतियां इनमें से, तो ये जो एमसीक्यू जो आएगा तो आपको आंसर देना है खुली प्रतियोगिता बोली, इसको सबसे सर्वमान्य पद्धति कहा गया है। साथियों इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब भी टेंडर करना तो आपको ये चीज करनी है, ठीक है। जब ये चीज नहीं हो पाती है तब इनमें से किसी भी एक का आपको चयन करना, लेकिन उसका कारण अभिलिखित करना होगा कि क्यों कर रहे हैं आप,
अब आपने इसको क्यों नहीं अपनाया। तो ये साथियों ये एक बड़ा पेचीदा मामला होता है, क्योंकि ऐसे जब भी अपन टेंडर किए जाते हैं तो अपने को उसका वास्तविक कारण बताना पड़ता है, क्योंकि खुली प्रतियोगिता बोली इसलिए आमंत्रित की जाती है कि इसमें मतलब कि प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जा सके, अधिक से अधिक बिडर आए, जिससे कि अपने को रेट कम मिल सके और माल सामग्री बहुत अच्छी प्राप्त हो सके। तो ये साथियों ये एक इसलिए इसको सर्वमान्य पद्धति माना गया है। अब अपन आगे चलते हैं साथियों। अब हम चर्चा करेंगे ये जितनी भी पद्धतियां हैं साथियों, उन कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियों की अपन सीमा क्या होती है। अर्थात साथियों अपन सबसे पहले बात करते हैं सीमित बोली। इसका साथियों नियम 16 में उल्लेख है। इसमें कहा गया है 2 लाख तक, अर्थात 2 लाख से कम का एक बार में अपन क्या कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं। और पूरे वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें एक अपवाद दिया गया, इसमें कहा गया कि यदि कोई पंचायती राज संस्था या इसके अधीन कोई समिति है, वो 6 लाख से कम का एक बार में सामान ले सकती है और 60 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए पूरे वित्त वर्ष में। साथियों ये आरटीपीपी जो है पूरा फाइनेंशियल के अनुसार चलती है, कि पूरा फाइनेंशियल वित्त वर्ष के अंदर जो होता है कितना आपको लिमिट है, उससे यदि आप ज्यादा चले गए तो उससे साथियों आपका पेरा बन जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के कभी कोई काम होता है तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि अब तक इस टेंडर में कितनी लिमिट हो चुकी है या कितनी शेष है, ये आपको ध्यान रखना साथियों। और इस जो मैं बता रहा हूँ टेबल, इसमें से भी एक या 2 MCQ आने की संभावना है साथियों, और ये ट्रेनिंग में भी साथियों ये बहुत काम आएगी आप लोगों के। अगला है एकल स्रोत अर्थात सिंगल सोर्स। नियम 17। नियम 17 ये कहता है 24 माह के लिए। ठीक, अगर आपको एकल सोर्स लेना है तो आप अधिकतम कितना 24 माह तक ले सकते हैं, और वित्त वर्ष में 12 लाख तक इसकी लिमिट रखी गई है। 12 लाख से अधिक आप इस मेथड से आप उपापन नहीं कर सकते, 12 लाख से अधिक का है तो। ठीक है। तीसरा है कोटेशन। कोटेशन साथियों नियम 24 में दिया गया। यह कहता है कि एक बार में आप 1 लाख से कम हो और वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए सीमा। कितनी? वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अगला है कोटेशन के बिना क्रय, अर्थात बिना कोटेशन के आप कर रहे हैं तो आपको नियम 26 काम में लेना है। इसमें कहा गया है कि एक बार में आप 10,000 से कम का ले सकते हैं और 1 लाख से अधिक का नहीं होगा फाइनेंशियल में। पूरे वित्त वर्ष में 1 लाख से अधिक का नहीं होगा। और समस्त जो जितने भी ऑफिस हैं सभी अधिकांश इसका यूज करते हैं साथियों। ठीक है साथियों। अगला है मौके पर क्रय, अर्थात ये स्पोर्ट्स परचेज होता है। नियम 25। ऐसी आवश्यकता आ गई कि आपको फौरन अभी की अभी कोई सामान खरीदना है तो आप सीधा दुकान पे गए, हाथों हाथ खरीद के लेके आ गए। लेकिन इसका नियम होता है, इसमें कुछ कमेटियां बनेगी, वो कमेटी के माध्यम से एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो वो सब में अपन चर्चा करेंगे। मौके पर क्रय साथियों एक बार में आप 50,000 का सामान खरीद सकते हैं और वित्त वर्ष में ये 3 लाख से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है साथियों। अगला है कार्य आदेश। ये कार्य आदेश और पीस वर्क ये दोनों साथियों संक्रम, इट मींस वर्क्स डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उनके अंदर ये काम में आती है। इसमें साथियों कार्य आदेश पर अपन चर्चा करते हैं। कार्य आदेश नियम 27 ये कहता है कि 1 लाख से तो कम हो और वित्त वर्ष में 5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, इस पद्धति का उनको काम में ले सकते हैं। पीस वर्क साथियों इन दोनों में लिमिट एक ही रखी गई है, बस अंतर इतना है, एक ही अंतर दिया गया है कि ये नियम 27(1) में दिया गया है, ये नियम 27(3) में दिया गया है। वही 1 लाख और 5 लाख लिमिट रखी गई है। तो साथियों इस प्रकार से ये कुछ मेथड थे जो सबसे इंपोर्टेंट थे, इनकी मैंने फाइनेंशियल बिड बता दी गई है। ये साथियों समय समय पर अमेंडमेंट होती रहती है। यदि आप कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जब भी आपका एग्जाम हो उससे 15 दिन पहले फाइनेंस की जो साइड होती है उस पर एक अमेंडमेंट आते हैं, वो चेक कर लेना। यदि कोई भी संशोधन हो गया हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना है, ये संशोधन कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन, अब चर्चा करेंगे सीमित बोली अर्थात लिमिटेड बिडिंग मेथड पर।
विस्तार से। अपना पहला जो टॉपिक है वो है मेथड को अपन जो मेथड जो ले रहे हैं वो सबसे पहले पद्धति लेंगे अपन सीमित बोली लिमिटेड बिडिंग पर अपन बात करेंगे साथियों। आज अपना पहला टॉपिक होगा लिमिटेड बिडिंग। ये क्या होती है साथियों? ये अधिकांश ऑफिस में काम में ली जाती है। आप देखना सबसे ज्यादा इसको काम में लिया जाता है। अब इसमें कैसे क्या करेंगे साथियों? लिमिटेड बिडिंग में होता है धारा 30 में इसका उल्लेख किया गया और नियम 16 में। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। लिमिटेड बिडिंग धारा 30 में भी है और नियम 16 में भी है। अब बात करते हैं साथियों इसकी सीमा। साथियों मैंने पहले ही बता दी, सामान्य सीमा ये बताई गई है इसके अंदर कि एक बार में 2 लाख तक, अर्थात 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 लाख तक का आप सामान खरीद सकते हैं और वित्तीय वर्ष में 10 लाख तक का सामान खरीद सकते हैं। पहली चीज, जब यही बात पंचायती राज उसके अधीन की किसी समिति की बात करें तो एक बार में आप 6 लाख का सामान खरीद सकते हैं, वित्तीय वर्ष में 60 लाख तक का आप सामान खरीद सकते हैं। ये तो है साथियों इसकी लिमिट कितनी थी। अब बात करते हैं ये होता क्या है, ये कैसे यूज होता है, वो सब एक एक टॉपिक पे अपन चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले ये चीज आती है, क्या इसको समाचार पत्र अर्थात जो न्यूज़पेपर रहता है उसमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, इसकी विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा? तो नियम 16(2) ये कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, समाचार पत्रों के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब लिमिटेड बिडिंग की बात की जाती है तो उसकी बोली की कालावधि कितनी होगी, बोली की जो अवधि होती है वो कितनी होगी? ये नियम 16(2) दिया गया है। इसमें कहा गया है 7 दिवस होगी। कितनी? कहने का मतलब अगर आप सीमित बोली जारी कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि 7 दिवस के अंदर संबंधित ये बिडर जो ये बिडर है वो आकर के और हमसे मिले और हमें ये सामग्री उपलब्ध कराएं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद और दिया गया है कि जब कोई आपात परिस्थिति हो जाए तो 3 दिवस में कर सकते हैं। अब साथियों आपात परिस्थिति का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी जैसे जूनियर कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती होने वाली है और उनका ट्रेजरी ऑफिस के अंदर क्या किया जा रहा है, ट्रेजरी ऑफिस के अंदर इनको पोस्टिंग देने की बात चल रही है, सीधा ट्रेनिंग देने की बात चल रही है। अभी डीटी ने क्या एक लेटर भी जारी किया है कि इनसे बजट भी मांगा गया है कि एस्टिमेट बजट बताएं किस हिसाब से हम दें। तो ये एक आपात परिस्थिति हो चुकी है क्योंकि अब उनके पास 3 दिन बचे। अब 3 दिन में वो पहले तो वो बजट देंगे, एस्टिमेट कॉस्ट लगाएंगे और तो उनके पास यही एक सॉल्यूशन बचता है कि फौरन अब वो चीज कोई सामग्री खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई किट लेना चाहते हैं तो उनके पास क्या हुआ, 3 दिन इसका कारण अभिलिखित करते हुए 3 दिन के अंदर वो सामान परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी आपात परिस्थिति भी हो जाती है कि कोई चीज गवर्नमेंट द्वारा कर दी जाती है या अपने पास समय ही नहीं रहता, तो इसलिए बोली की कालावधि कम की जा सकती है। अब 7 दिन का टाइम नहीं बचा तो 3 दिवस कर लिया जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है, क्या एसपीपी पोर्टल पर इसको अपलोड करना पड़ेगा? ये कहता है आरटीपीपी 16(2) का, क्या कहता है आरटीपीपी 16(2) ये कहता है कि आपको करना पड़ेगा और उसी दिन आप सामग्री ले सकते हो। ठीक है, जिस दिन आप कर रहे हो उसी दिन आपको अपलोड करना पड़ेगा और सामग्री भी आप चाहो तो उसी दिन ले लो। इतना बढ़िया चीज कर रखी है इसमें सीमित में, लिमिटेशन में। इससे अगला है बोली प्रतिभूति, बिड सिक्योरिटी राशि जो होती है, नियम 16(2) ये कहता है कि यदि आप धारा 30 का फर्स्ट में ये उल्लेख है और ग के अध्ययन यदि आप करते हैं तो अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। और साथियों अधिकांश ऑफिस में साथियों 30 फर्स्ट का ख ग यही इंपॉर्टेंट होता है, इसके माध्यम से ही इसका हवाला देते हुए ही ये चीज परचेज की जाती है। और जब इन 2 विधि के अंदर अगर किया जा रहा हो तब आपको बिड सिक्योरिटी राशि की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों बहुत से साथियों को चर्चा मन में आ रहा होगा साथियों कि ये धारा 30 ख और ग क्या है, ये भी मैं विस्तार से भी बताऊंगा आपको साथियों। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन बिड का शायद आपको समझ में आ गया होगा, पूरा ढांचा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात ये आती है कि आप बुलाओगे किसको? ठीक है, इतना तो आ गया अपने को कि इतनी लिमिट होती है, ये होता है। अब किसको आप बुलाओगे? तो ये कहेंगे कि धारा 30 नियम 16 का, क्या धारा 30 का फर्स्ट नियम 16 का, ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
कि किनको बुलाओगे। तो पहले इसमें यह बताया गया, यदि आपने रजिस्ट्रीकृत बोलीदाता पंजीकृत कर रखे हैं साल भर के लिए तो आप उनको बुला सकते हो। या देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोलीदाताओं को, कहने का मतलब यदि आपके किसी दूसरे ऑफिस के अंदर भी कोई यदि रजिस्ट्रीकृत है तो आप उनको भी बुला सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज की है। तीसरा चीज ये कहा गया, मान लो ये वाला भी लाभ आपसे नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो रहा, फिर आप इस पद्धति को काम में लेंगे। कम से कम 3 तो होने चाहिए जो पार्टिसिपेट करेंगे बोलीदाता, वो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अब 3 के लिए कौन होने चाहिए? वो ये कहा है विनिर्माताओं अर्थात मैन्युफैक्चरर्स हो, या तो ठीक जो सामग्री ले रहे हो उसकी बात करें, उसके विनिर्माता अर्थात मैन्युफैक्चर हो, प्राधिकृत व्यवहारियों अर्थात ऑथराइज डीलर्स हो, प्राधिकृत सेवा केंद्र अर्थात ऑथराइज सर्विस सेंटर हो। अगला सद्भावी व्यवहारियों, इट मीन्स बोनाफाइड डीलर्स हो, और सेवा प्रदाताओं सर्विस प्रोवाइडर्स ये हो। इनसे आप क्या सकते हो, डायरेक्ट इनको चिट्ठी लेकर के इनके नाम से उनसे सामान ले सकते हो, लेकिन एसवी पोर्टल पे अपलोड करना होगा। ये मैंने आपको बता दिया। तो धारा 30 के आपको समझ में आ गई, 30 फर्स्ट और नियम 16 के आपको समझ में आ गई। ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इनको बुलाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जिसपे अपन बात कर रहे थे कि मैंने बताया था कि धारा 30 ख और ग के माध्यम से पर आपको बिड सिक्योरिटी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो क्या होती है, आज आप इस पे करेंगे। अब बात ये आती है कि कब इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्वमान्य पद्धति कौन सी बताई है? खुली पद्धति बताई है, अर्थात ओपन टेंडर करना है। लेकिन जब अपन से ओपन टेंडर नहीं हो पा रहा, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था, अभी पोस्टिंग होने वाली है और रेजी को कुछ सामान खरीदना है, तो अब ये कहा गया है कि कारण अभिलिखित करने के पश्चात आप इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं या अन्य पद्धति भी कर सकते हैं, जैसे भी इसकी इनकी इच्छा हो। ठीक है, इस पद्धति का उपयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे? धारा 30 फर्स्ट इंपोर्टेंट है साथियों। यदि क, ख, ग, घ इन 4 में से कोई कारण हो, ऐसी चीज हो, कोई ऐसी घटना हो, तो ही आप इस पद्धति को अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं अपना सकते। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत बारीक चीज होती है। तो ठीक है, अपन सबसे पहले करते हैं क पे। जब क ये कहता सीमित संख्या हो, जब आपको बिड ऐसी करनी हो कि आपको लिमिट में ही करनी हो, कोई सामग्री कुछ लेना हो, जो अब आपको पता हो कुछ बोलीदाता कुछ ऐसे हैं उनकी सीमित संख्या है, तो क में उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ख और ग उपयोग करेंगे। ख ग क्या कहता है? जब बड़ी संख्या में आपको परीक्षण मूल्यांकन करना हो, ठीक है, और उसमें समय और लागत भी आपको लग रहा हो कि अधिक लगेगी और विषय वस्तु मूल्य के अनुरूप भी नहीं हो सकती, तब आप क्या करोगे? इस बिड का उपयोग करोगे। ये साथियों जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। इसमें कहा है कि जब बड़ी संख्या में आपने को कोई परीक्षण मूल्यांकन करना होता है और आपको ये हो कि आपको समय और लागत भी अधिक लगेगी, ठीक है, तो और विषय वस्तु मूल्य के अनुरूप भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, तब अपन इस विधि का उपयोग करते हैं ख का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाली ग। हर ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें यह कहा गया है 30 फर्स्ट ग में यह कहा गया कि अकल्पित घटना। साथियों जैसे कि अभी आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये एक अकल्पित घटना है क्योंकि अचानक 3 दिन ही शेष बचे हैं, जिसमें अति आवश्यकता, अर्थात क्योंकि आपका सीएम के यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, ये बहुत अति आवश्यक हो चुका है, तो खुली पद्धति से नहीं हो पा रहा हो। अब खुली ओपन पद्धति से करते हैं तो साथियों कम से कम 7 दिन से 20 दिन का टाइम होता है, तो वो और उसमें क्या है कि बहुत सी चीजें, बहुत से प्रोसेस होते हैं, मीडियम भेजना, वो करना, और बहुत से मतलब कि डॉक्यूमेंट भी बहुत ज्यादा रेडी करने पड़ते हैं, बीओक्यू भी तैयार करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत समय लगता है। उसमें तो 15-20 दिन तो साथियों मीटिंग्स में ही निकल जाते हैं, इसलिए अब समय नहीं बचा। इस कारण साथियों जब ये कहते हैं 30 ग ये कहता है कि जब कोई अकल्पनीय घटना हो जाओ और अति आवश्यकता हो गई हो और खुली पद्धति से नहीं कर पा रहे हो, तब आपको इस पद्धति को अपना सकते हैं। तो समस्त ऑफिस में इस पद्धति को अपनाया जाता है ग के तहत। ठीक है साथियों, घ ये कहती है धारा 6(2) के तहत, यदि धारा 6(2) के तहत कोई ऐसा मामला आ गया हो तो भी
भी आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड बिडिंग कर सकते हैं। अब धारा 6(2) क्या होती है साथियों? धारा 6(2) ये कहा गया है कि राज्य सरकार को जब ऐसा लगे तो घरेलू उद्योग में अभिवृद्धि के लिए ऐसा कर सकती है। केंद्र ये राज्य सरकार की सामाजिक आर्थिक नीति के मामले में राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। तीसरा, केंद्र ये राज्य सरकार सम्यक नीति के मामले में इस प्रकार की मेथड को अपना सकती है। तो साथियों मुझे लग रहा है ये आपके समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा टफ है, जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। मेन मोटी चीज यही आती है कि इस विधि को देखते हुए लोग क्या करते हैं, सीमित निविदा को ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं। अब साथियों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है कि धारा 30 का टूक है, ये कहता है उपापन संस्था चाहे तो भावी बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को बुला सकती है। भावी बोली मतलब जो भविष्य में जो ऐसा है कि उनको पता हो कि ये चीज लगा सकते हो, जो उल्लेखित और जो उनकी पूर्ति करते हो। कहने का मतलब जो उनको पता है, जो विषय अपने लिया है, जो भी सामान खरीदना है कि ये सामान अपने को दे सकता है। तो इसमें एक कंडीशन ये डाल दी है, चाहे ऐसे बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने तो आमंत्रण जारी किया गया हो या नहीं। कहने का मतलब ये है कि किसी वीडियो को यदि इनवाइट भी नहीं किया है तो भी वो आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा है इसमें। आपको पता है कि ये बिडर है जो कि क्या कर सकता है, अपने को सामग्री दे सकता है, समय पर दे सकता है, उपलब्ध करा सकता है, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है ये सामने वाला बिडर। और चाहे तो उसने बोली में आमंत्रण नहीं किया गया हो, अर्थात उसको इन्वाइट भी नहीं किया हो, तो भी उसको अपन बुला सकते हैं। ये साथियों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिमिटेशन बिड में, जो कि धारा 30 2 में दिया गया है। तो साथियों ये टॉपिक पूरा हो चुका है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।